हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और जितने उत्तर सही होते हैं अंत में उतने उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है पालक, गुड़, आंवला। ऑप्शन बी है पालक, आंवला, टमाटर। ऑप्शन सी है गुड़, बंद गोभी, आंवला। ऑप्शन डी है पालक, प्याज, टमाटर। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक, गुड़ और आंवला में आयरन पाया जाता है। बी ऑप्शन में देख लेते हैं। बी में टमाटर है। पालक, आंवला में आयरन पाया जाता है लेकिन टमाटर में नहीं पाया जाता, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी में बंद गोभी है। बंद गोभी में आयरन नहीं पाया जाता है, इसलिए सी गलत है। डी में टमाटर है और टमाटर में आयरन नहीं पाया जाता, इसलिए डी गलत है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। ऑप्शन ए है लंगूर, बी है स्लॉथ, सी है कुत्ता, डी है बाघ। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ। जो बाघ होता है ये अपने कानों को बहुत ज़्यादा अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है। ये इस कारण से इसकी जो श्रवण क्षमता होती है, यानी कि जो सुनने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और ये अपने शिकार को इसी तरीके से पहचानता है। डी इसका सही उत्तर है। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है, जैसे चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। ऑप्शन ए है कि चाय बनाना भिन्न है, या तैरना भिन्न है, या कंघी करना, या आटा गूंथना भिन्न है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंघी करना ये अन्य से भिन्न है। जैसे चाय बनाना में पानी की आवश्यकता होती है, तैरने में भी पानी की आवश्यकता होती है और आटा गूंथने में भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कॉम्बिंग हेयर में यानी कि कंघी करने में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए शीर्षक पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन ए है बूंद बूंद दरिया दरिया, बी है मच्छरों की दावत, सी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डी है फिर चला काफिला। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये जो शीर्षक है ये किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ये जो जाकिर हुसैन थे, इन्होंने दिया था। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने उसी से ठंडा उसी से गर्म शीर्षक दिया था। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल बताइए। औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1512 किलोमीटर, तो कुल दूरी 1512 किलोमीटर। और टोटल समय कितना दिया हुआ है? 28 घंटे। तो टोटल समय कितना है? 28 घंटे। अब 28 घंटे से भाग करेंगे, तो 28 से भाग करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे ताकि आसान हो जाए। 2 से काटने पर यहाँ नीचे 14 बचेगा
ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यानी कि 756 बचेगा। अब 14 से जब 756 को काटेंगे तो 14 पंचे 70, 5 बार में गया। अभी यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ हो गया 56। अब फिर 14 से काटेंगे तो 14 चौको 56, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना स्पीड आ गया, यानी औसत चाल आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड आ गया। तो एवरेज स्पीड 54। अब यहाँ देखिए, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ यूनिट, हमारा किलोमीटर में आया है। अब चाल की 2 यूनिट होती है, एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड ये 2 चाल की यूनिट होती है। यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आएंगे, यानी कि छोटी यूनिट में आएंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे, यानी कि छोटी यूनिट में आएंगे तो छोटी वाली संख्या ऊपर। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे, तब बड़ी वाली संख्या ऊपर, यानी 18/5 से गुणा कर देंगे। हमारा दिया हुआ है किलोमीटर में, हमें आना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटी यूनिट में आना है। तो 54 गुणे छोटी यूनिट में आना है, इसलिए छोटी वाली संख्या ऊपर, यानी 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 3 54, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। ऑप्शन ए है बिहार राज्य है, बी है असम है, सी है गुजरात है और डी क्या है, उत्तराखंड है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य। देखिए, जो असम राज्य है, यहाँ से कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर भारी वर्षा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ बहुत भारी मात्रा में आती है। इस बाढ़ से बचने के लिए जो यहाँ के लोग होते हैं, ये बांस के ऊंचे खंभों पर, इस खंभे की ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर ऊंची होती है, इस खंभों पर अपना मकान बनाते हैं और इस मकान की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले मैप बनाएंगे भारत का। तो ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। यहाँ कौन सा राज्य है, यहाँ पर गुजरात है। गुजरात के नीचे कौन सा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा राज्य, गोवा राज्य के नीचे यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के नीचे कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये अरब सागर की तरफ वाले 5 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। हमें बंगाल की खाड़ी की बताना है, तो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल पूर्व की तरफ है। तो सबसे ऊपर में आएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य यहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल के नीचे कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य के नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के नीचे सबसे यहाँ पर कौन सा है, तमिलनाडु राज्य है। तो हमें बंगाल की खाड़ी में कौन से राज्य हैं जो तट से संबंधित हैं, तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। केरल किस तरफ है, ये अरब सागर की तरफ है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ये तीनों राज्य किस तरफ हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
सी देख लेते हैं, इसमें दिया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। अब गुजरात किस तरफ है? अरब सागर की तरफ, इसलिए सी गलत हो जाएगा। डी में है आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। अब ये असम तटीय राज्य है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ग्राम सभा, जिसे पंचायत कहते हैं, लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक, जिसे टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है, ऑप्शन ए है कि वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी में है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर टिन प्राप्त कर सकता है नहीं है, यहाँ पर है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीज बोता है, ये मिसप्रिंट है। सी में है कि वह भूमि जिसकी विमाएं 50 मीटर गुणे 50 मीटर होती हैं। और डी है वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर के तुल्य होती हैं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में आदिवासियों हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी हुई बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन चुनिए। ऑप्शन ए में है कि आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। तो आयरन और सिल्वर ये मिश्र धातु नहीं है, लेकिन कांसा मिश्र धातु है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में है कि कांसा एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो कांसा एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है, यानी कांसा एल्यूमिनियम का मिश्रण नहीं, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में है कि कांसा जो है ये कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण कांसा नहीं है। कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या हो जाएगा? तांबा है, यानी कि पीतल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पीतल का मिश्रण है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। डी में क्या दिया हुआ है? डी कहता है कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो कांसा होता है, यानी कि कॉपर प्लस टिन बराबर क्या होता है? ब्रांज। यानी कि कॉपर या तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांसा या ब्रांज। इसमें जो तांबा होता है, तांबा 90% होता है और 10% क्या होता है? टिन होता है, जिससे मिलकर ब्रांज बनता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है इस कॉलम में कि क्रम संख्या, इसमें दिया हुआ है स्टेशन का नाम, इसमें दिया हुआ है पहुँचने का समय, इसमें दिया हुआ है छोड़ने का समय, और इसमें दिया हुआ है किलोमीटर। कॉलम 1 में है कि गांधी धाम, ये किसका नाम है? स्टेशन का नाम है। और छोड़ने का समय यानी कि चलने का समय कितना हुआ है? 6:15 और किलोमीटर 0 है। दूसरा कॉलम खाली है, तीसरा कॉलम खाली है, और चौथा कॉलम में दिया हुआ है सूरत, स्टेशन का नाम सूरत है, और पहुंचने का समय सूरत स्टेशन पर कब पहुंचा है? 16:15 पर। तो चला कितने बजे था? 6:15 पर, और 16:15 पर पहुंच गया है। कहाँ से? गांधी धाम से चलकर सूरत। अब इसमें कितनी दूरी चला है? यहाँ पर दिया हुआ है कि 530 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब इसे हमें सही गणना करना है। तो जो कहाँ पर है? गांधी धाम। गांधी धाम से कहाँ जाएगा? सूरत जाएगा। इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 530 किलोमीटर। तो दूरी 530 किलोमीटर हो गई। कितने बजे चला है? 6:15 पर चला है। कितने बजे पहुंचा है? 16:15 पर पहुंचा है। अब यहाँ पर 16:15 दिया हुआ है, ये पूरे दिन का समय है, यानी कि जब से दिन की शुरुआत हुई थी तब से 16:15 पर पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर चला कितने बजे? जब से दिन की शुरुआत हुई तब से नहीं चला है, 6:15 के बाद से चला है। यानी कि
जो 16:15 है इसमें से 6:15 घटाएंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो 16:15 में से 15 मिनट घटाएंगे तो मिनट तो 0 आ जाएगा, लेकिन 16 घंटे में से 6 घंटा घटाएंगे तो कितना घंटा आ जाएगा? 10 घंटा। अब हमें दोनों यूनिट मिल गई, किलोमीटर यानी कि दूरी मिल गई और कितना मिल गया? टाइम मिल गया। अब हमें पर यहाँ क्या निकालना है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 530 किलोमीटर और टाइम कितना है? 10 घंटा। अब 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर कितना उत्तर आ गया? 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सही उत्तर आ गया और 53 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कन्नौज शहर के किस लिए प्रसिद्ध है? यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कन्नौज है इसे भारत में खुशबू का शहर कहते हैं। ये इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तेल दो प्रकार के हैं, एक डीजल है दूसरा पेट्रोल है। यहाँ पर 2020 में 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर 2021 में 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे कह रहा है कि एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर क्रमशः है, यानी कि जो एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हुई है उसे बताना है। तो सबसे पहले डीजल पर आते हैं। डीजल 2020 में 81 रुपये लीटर था और 2021 में कितना हो गया? 90.72 रुपये लीटर हो गया। अब कितना बढ़ा? तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर वृद्धि दर बताना है, तो हमें चाहिए कितना बढ़ा। तो 90 में से यानी कि 90.72 में से कितना घटाएंगे? 81 घटा देंगे। तो 81 घटाने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो 72 आ जाएगा पॉइंट के बाद। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचेगा 0, इसलिए 9.72 आ गया, यानी कि 9 रुपया 72 पैसा मूल्य बढ़ा है 2021 में। अब कितने पर बढ़ा है? तो 81 रुपये पर बढ़ा है। अब हमें दर चाहिए यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से हमने गुणा कर दिया। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे तो ऊपर का दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ बचा 81, ऊपर बचा 972। अब 81 से 9 को काट देंगे तो 9 9 81 और ऊपर जब काटेंगे तो 9 1 कम 9 और 9 8 72, तो 108/9 आ गया। अब 12 9 108, यानी कि यहाँ पर कितना उत्तर आ गया? पहले में 12% की वृद्धि हुई है। अब किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है 10%, बी में है 12 और सी में है 12। अब हमें किसका निकालना है? पेट्रोल का। यहाँ पर डीजल में कितनी वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि डीजल में हो गई। अब हम पेट्रोल पर आते हैं। पेट्रोल में दिया हुआ है 2020 में 92 रुपया था और 2021 में 102.12 रुपया हो गया। अब कितना बढ़ा? तो 102.12 माइनस कितना हो गया? 92, तो -92 में से घटाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 12 है तो पॉइंट के बाद 12 आ जाएगा। यहाँ 102 में से 92 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 10 रुपया 12 पैसा वृद्धि हुआ 2021 में। अब कितने पर वृद्धि हुआ? तो 10 रुपया 12 पैसा 92 रुपये पर वृद्धि हुआ, यानी कि बटे 92। अब हमें दर चाहिए तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से हमने गुणा कर दिया। 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 0 लगा देंगे तो ऊपर का दशमलव कट जाएगा। अब 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा। अब नीचे है 92, ऊपर कितना है? 1012, तो 1012 को 92 से काटेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आसान हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यहाँ पर 506 आ गया। नीचे काटेंगे 2 से तो कितना होगा? 2 चौको 8 और 2 छक 12, यानी कि अब फिर 2 से काटेंगे तो नीचे बचेगा 23, ऊपर कितना बचेगा? 25 और 3, यानी कि 253।
अब 253 को 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23, फिर यहाँ पर कितना बचा है 2, तो 23 एकम 23 यानी कि 11% आया। पेट्रोल में कितनी वृद्धि हुई 11%, डीजल में कितनी हुई थी 12%, तो 12% और 11% वृद्धि हुई है। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। 12% और 11% सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में त्योहारों का एक समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है कि दिवाली, अब दिवाली तो पूर्णिमा को नहीं होती, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में है दिवाली, होली, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन तो पूर्णिमा को होता है, होली भी होती है लेकिन दिवाली नहीं होती, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में कि होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन। अब जो होली है फागुन मास के पूर्णिमा को होती है, रक्षाबंधन है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को होती है, और गुरु नानक का जन्मदिन भी किस दिन मनाया जाता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है। बी कह रहा है कि इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। सी कह रहा है यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। डी कह रहा है यह आसानी से उपलब्ध होता है। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है। क्यों की जाती है? जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने की दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता या विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में दी जाती हैं। अब छोटे बच्चे का परिभाषा से क्या मतलब है, वो परिभाषा लेकर क्या करेंगे, रटेंगे, वो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। सी में दिया हुआ है कि ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। इसके मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रत्यय या विचार जो छोटे बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए उनको किस रूप में व्यक्त किया जाता है, परिचयात्मक रूप से। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास या परिवार से जो चीज़ जानते हैं उनसे उनके जो पहले जिससे वो परिचित हैं उनसे जोड़कर जो सिलेबस होता है उसे बनाया जाता है। तो इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी का अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। ऑप्शन ए में है कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, बी है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, सी है प्रयोग करना और डी है अनुमान लगाना। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुमान लगाने की बात यहाँ हो रही है। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को इस योग बनाना कि वह पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। बिल्कुल बात सही है। जब पेड़ पौधों और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे तो उसका संरक्षण करेंगे। इसलिए पहला कथन सही है। बी में कि पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल बी भी सही है। सी में उन रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। सी गलत है। केवल ये और बी सही जवाब है और ये भी ऑप्शन ए में है, इसलिए ये इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह ऐसे
ऑप्शन ए है कि वह ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वह स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। बी में दिया हुआ कि उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। सी में दिया हुआ कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करें। डी दिया हुआ है परंपरागत विषयों के परे विद्यार्थियों की रुचि का विकास करने में मदद करना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, इसीलिए जो है ईवीएस को पढ़ाया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए में है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल के बस्ते को भारी बना देती हैं, इसीलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं है। या बी में है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझ सकते। सी में है कि ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि एकीकृत किया गया है। और डी में है कि कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थी ईवीएस जैसे एक अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जा सकता। इसका सही उत्तर बताइए। देखिए, जो प्राइमरी लेवल पर क्लास 1 और क्लास 2 में ईवीएस की पुस्तक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है और क्लास 3 से फिर ईवीएस की पुस्तक की शुरुआत होती है। तो कक्षा 1 और 2 में भाषा एवं गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा दिया जाता है, इसीलिए पुस्तक नहीं होती है। तो ऑप्शन सी सही है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? ऑप्शन ए में है कि लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। बी में है कि वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। अब पोस्टर बनाने से वृक्षों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा? नहीं, तो बी गलत हो जाएगा। सी में है कि वनों के संरक्षण पर नाटक करना, तो इससे फील करेगा, यानी कि संवेदनशीलता इससे आएगी। डी में है कि एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। अब किसी ने पेड़ लगाया, उसकी देखभाल किया है, तो इतनी आसानी से उसको नहीं काटेगा, उसके प्रति संवेदनशील रहेगा। तो डी भी इसका सही जवाब है। तो ये और बी, ये सी और डी इसका सही जवाब है, बी गलत है। यानी कि ये सी डी किस में दिया हुआ है? ए सी डी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु तो निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? ऑप्शन ए में है कि मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए उपयुक्त हो। बी में है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षण के अनुकूल हों। सी है परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए हुए समान टेस्ट। और डी में दिया हुआ है कि शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हों। इसका सही उत्तर बताइए। इसमें क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने है, तो निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? तो उसके मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल होती है, इसीलिए इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए? ऑप्शन ए में है कि घर पर किए गए क्रियाकलाप क्या करना है कि उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण को मजबूती से सीखने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो घर पर किए गए क्रियाकलाप। बी में है कि शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण। सी में है कक्षा में आपसी विमर्श। और डी में है कि ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में आपसी विचार विमर्श। यानी कि कक्षा में आपसी विचार विमर्श करने से बच्चा पर्यावरण को जो सीखा है उसे अपने व्यवहार में लाएगा
और वो एक लंबे समय तक उसे याद रहेगा, यानी कि उसके जो सीखने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और याद रखने की लंबे समय तक उसमें वृद्धि होगी, यानी कि उसको सीखने के लिए मजबूत बनाएगा। तो सी इसका सही जवाब है, सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए तिमाही टेस्ट, बी है दत्तकार की नोटबुक, सी है पोर्टफोलियो, डी है कक्षा में व्यवहार। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो एक प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यचर्या उपागम है, यानी कि पहले बच्चा क्या करता है कि परिवार के सदस्यों के बारे में सीखता है, फिर चौथी कक्षा में परिवार के वृक्ष के बारे में सीखता है, फिर पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ता है। तो ये क्या है? ऑप्शन में है कि अमूर्त से मूर्त की ओर क्रिया है, या बी में है वैश्विक से स्थानीय है, या सी में है स्थानीय से वैश्विक है, या डी में है सामान्य से विशिष्ट है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले उसने लोकल के बारे में जाना है, घर परिवार और इसके बारे में जाना है। तो लोकल से ग्लोबल की ओर है, यानी कि स्थानीय से वैश्विक। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए में कि अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य को रखना चाहिए पाठ योजना में, या छात्रों की सजगता, और सी में दिया हुआ है प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, डी में दिया हुआ है सामान्य उद्देश्य। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन एक, यानी कि अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य को शामिल करना। बी गलत हो जाएगा, छात्रों की सजगता से संबंधित नहीं है। सी में है कि प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल को सम्मिलित करना, ये भी सही है। और सामान्य उद्देश्य, यानी कि ये सी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सी डी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही उत्तर होगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? पहला कथन है, पहला ऑप्शन है कि श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार किया जाए। जो दृष्टिबाधित हैं, यानी कि जिन्हें कम दिखाई देता है, उस विद्यार्थी के बारे में बात कर रहा है। तो कथन ये में है कि श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए। जो विद्यार्थी कम देख पाते हैं उनके लिए सिलेबस या पाठ्यक्रम को रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जा सकता है, यानी कि उन्हें दिखाई तो कम देता है लेकिन सुनने में सक्षम है, तो सिलेबस या पाठ्य पुस्तक को रिकॉर्डिंग करके वो जो है कान के द्वारा सुनकर और सीख सकते हैं। तो ये सही चीज़ है, यानी कि कथन एक जो है ये सही है। बी में है कि स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए। जो बच्चा कम दिखाई देता है वो स्पर्श करके बड़े अक्षरों को पढ़ सकता है। तो बी इसका कथन सही हो जाएगा। तो ये कथन और बी दोनों सही हैं। सी में है कि अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या किया जाए। अब अवधारणाओं की सरल चित्रों, ये आप चाहे जितना भी सरल चित्र बना दे, जब उसे नहीं दिखाई देता है उतना तो कहाँ समझ पाएगा? तो इसलिए सी जो है सी गलत हो जाएगा। डी में है कि जहाँ तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएं। तो डी भी इसका सही हो जाएगा। ये भी डी इसका सही जवाब है और ये भी डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। किस पर फोकस कर रहा है? जल विषय पर। तो जल विषय पढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी?
अब भाई जल के बारे में पढ़ाना है तो जो जल के स्रोत हैं, जो जल के संसाधन हैं, उन्हीं का तो भ्रमण कराएगा। तो ऑप्शन में है कि जल संचयन यंत्र, बिल्कुल सही है, जल से संबंधित है। बी में है जोहड़, ये भी जल से संबंधित है। सी है बावड़ी यानी कि तालाब, ये भी जल से संबंधित है। डी है खेजड़ी। देखिए खेजड़ी एक मरुस्थलीय पेड़ है, इसलिए ये जल के स्रोत तो है नहीं, इसलिए डी गलत हो जाएगा। तो ये बी सी इसका सही जवाब है। और ये बी सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में दिया हुआ ये बी सी, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, और जितने उत्तर आपके सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।